नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की जो सीरीज मैं ये चला रहा हूं, उसमें आज जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, उसमें से मैंने आज जो टॉपिक चुना है वो है ई गवर्नेंस। ठीक है, अगर आप प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देखेंगे तो उसमें ई गवर्नेंस भी आपके सिलेबस में है और यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। आज हम इस वीडियो में ई गवर्नेंस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है, तो आप इसको शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। ई गवर्नेंस क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक है। ई गवर्नेंस से अभिप्राय सरकार द्वारा सेवाओं एवं सूचनाओं को जनता द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले वैद्युत साधनों विथ इन ब्रैकेट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का प्रयोग कर जन साधारण को उपलब्ध कराए जाने से है। इस प्रकार के सूचना प्रदाता साधन सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के रूप में जाने जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सरकार को जनता एवं अन्य अभिकरणों को सूचनाओं के प्रसार हेतु प्रक्रिया को दक्ष, त्वरित एवं पारदर्शी बनाने तथा प्रशासनिक गतिविधियों के निष्पादन में सुविधा रहती है। ठीक है, तो देखा आपने कि जो ई गवर्नेंस है उसमें ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक है और गवर्नेंस का अर्थ शासन से होता है, यानी ई शासन। तो ई गवर्नेंस से अभिप्राय है सरकार द्वारा सेवाओं एवं सूचनाओं को जनता द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले वैद्युत साधनों यानी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का प्रयोग कर जन साधारण को उपलब्ध कराई जाना। ठीक है, जो ई गवर्नेंस का अर्थ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सरकार द्वारा जो सेवाएं और सूचनाएं जनता को प्रदान की जाती हैं उनका उनका वैद्युत साधनों के प्रयोग द्वारा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं उनके प्रयोग द्वारा जन साधारण को उपलब्ध कराया जाना ई शासन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रकार के जो सूचना प्रदाता साधन होते हैं वे सूचना प्रौद्योगिकी या विथ इन ब्रैकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही आम जनता को सूचनाएं प्रदान की जाती हैं और आंकड़े, डाटा वगैरह इसी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम जनता को प्रदान किए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सरकार को जनता एवं अन्य अभिकरणों को सूचनाओं के प्रसार हेतु प्रक्रिया को दक्ष, त्वरित एवं पारदर्शी बनाने तथा प्रशासनिक गतिविधियों के निष्पादन में सुविधा रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम दुनिया में ई गवर्नेंस का उदय। ठीक है, तो ई गवर्नेंस की शुरुआत विश्व में कैसे हुई इसके बारे में हम देखेंगे। प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना ई गवर्नेंस का पर्याय है। लोक प्रशासन में इस प्रकार का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कुछ कंप्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़कर किया गया था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क नामक यह परियोजना ही विस्तारित होकर वर्ल्ड वाइड वेब WWW का रूप ले चुकी है। ठीक है, तो आपने देखा कि सर्वप्रथम 1969 में अमेरिका में लोक प्रशासन में इस प्रकार का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने कुछ कंप्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़कर एक नेटवर्क बनाया था। ठीक है, और एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क नामक यह परियोजना, जिसका नाम उन्होंने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क रखा था, वही परियोजना वर्तमान में विस्तारित होकर वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का रूप ले चुकी है। ठीक है, आप देखते हैं कि जब भी कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो वो उसकी शुरुआत WWW से ही होती है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ, अमेरिका में दिसंबर 2002 में पारित ई शासन अधिनियम 2002 के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनता से लोक सेवाओं का एकीकरण हो चुका है। ठीक है, तो अमेरिका में दिसंबर 2002 में पारित ई शासन अधिनियम 2002 के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनता से लोक सेवाओं का एकीकरण हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं ई गवर्नेंस का वास्तविक अर्थ क्या है। ई गवर्नेंस का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित हुई युक्तियों का प्रशासन में प्रयोग करना ही ई गवर्नेंस है, जबकि इसके विपरीत विस्तृत दृष्टिकोण में इसका अर्थ किसी भी संगठन, समाज या तंत्र के विविध पक्षों को नियंत्रित, विकसित, पोषित एवं समन्वित रखने के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ई गवर्नेंस है। यह ई नागरिक व्यवस्था का व्यापक प्रसार है। ठीक है, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में विकसित हुई युक्तियों का प्रशासन में प्रयोग करना ई गवर्नेंस है। ठीक है, वर्तमान में प्रशासन के बहुत सारे महत्वपूर्ण लगभग सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में जो नई युक्तियां विकसित हुई हैं उनके माध्यम से किया जाता है, जिससे कि जितने भी जो सूचनाओं में पारदर्शिता बिल्कुल बनी रहती है और कार्य तीव्र गति से होता है और समय की बचत होती है। ठीक है, इसके विपरीत अगर आप विस्तृत दृष्टिकोण देखते हैं तो इसका अर्थ किसी भी संगठन या समाज या तंत्र के विविध पक्षों को नियंत्रित, विकसित, पोषित एवं समन्वित रखने के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ई गवर्नेंस है। यानी ई गवर्नेंस के अंतर्गत इसमें किसी भी संगठन, समाज या तंत्र के विविध पक्षों को नियंत्रित करना, विकसित करना, पोषित करना और समन्वित रखने का जो क्रम है उसी इन सभी कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ही ई गवर्नेंस है। ठीक है, यह नागरिक व्यवस्था का एक व्यापक प्रसार है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं ई प्रशासन की कुछ परिभाषाएं जो कि बिल्कुल संक्षिप्त परिभाषा हैं। सार्वजनिक कार्रवाई के 3 क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, यानी सार्वजनिक कार्रवाई के 3 क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों का जो प्रयोग है वह ई प्रशासन है। सार्वजनिक अधिकारियों एवं नागरिक समाज के बीच संबंध या सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिक समाज के बीच संबंध, ये ई शासन के अंतर्गत आता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकरणों का कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र, ये भी ई शासन के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। सार्वजनिक सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान, ये भी ई शासन के अंतर्गत आता है, यानी ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। अगर इन सभी को एक साथ बोला जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस की परिभाषा इस प्रकार बनती है। ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना। ठीक है, ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना। ठीक है, यानी देश के जो नागरिक हैं उनको कोई भी सरकारी सूचना और सेवा प्रदान करने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य, ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहला पॉइंट है, आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। ठीक है, और उन्हें इंटरनेट के जाल से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगला पॉइंट, जीएसटी से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन ही कर सकते हैं। अगला पॉइंट, बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच इत्यादि के बिल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। आप जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, और कई सारे जो ऐप आजकल जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह आदि आ गए हैं,
जिसकी सहायता से आप बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल या डीटीएच आदि के जो बिल होते हैं वो ऑनलाइन ही भर सकते हैं। उसके लिए कहीं बैंक वैंक जाने की या टेलीफोन ऑफिस जाने की या बिजली विभाग के ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, और आप ऑनलाइन ही इसकी रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि ये सब भी ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसके लिए पहले ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे। अगला पॉइंट, आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, आयकर रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न जो भरना होता है उसके कार्य भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। ट्रेन, बस और हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो ट्रेन, बस और हवाई जहाज की टिकट भी ऑनलाइन बुक की जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं ई गवर्नेंस की श्रेणियाँ। ठीक है, ई गवर्नेंस की कितनी श्रेणियाँ हैं इसके बारे में हम देखेंगे। हाँ, ई गवर्नेंस की श्रेणियाँ भारत एवं विश्व के कई देशों में ई गवर्नेंस कई रूपों में प्रवर्तित है। स्थूल रूप से ई गवर्नेंस संबंधी परियोजनाओं को सेवा प्रदान करने की दृष्टि से 5 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस की जो संबंधी सभी परियोजनाएं हैं उनको सेवा प्रदान करने की दृष्टि से 5 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। इसमें देखते हैं, पहला है G2G यानी सरकार से सरकार तक, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें देखते हैं, जब सरकार किसी विभाग का दूसरे किसी विभाग से ई गवर्नेंस के माध्यम से संपर्क होता है तो यह श्रेणी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहलाती है। जैसे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय खाद्यान्नों संबंधी आवश्यकताओं की सूचना कृषि मंत्रालय को भेजे या वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों को वित्तीय सूचना उपलब्ध कराए इत्यादि। ठीक है, तो देखा आपने कि जो G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ये श्रेणी है इसके अंतर्गत एक विभाग दो सरकारी विभागों के बीच में सूचना का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, यानी जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है G2C यानी सरकार से जनता तक। ठीक है, यानी गवर्नमेंट टू सेंसस, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन की जो श्रेणी है इसमें सरकार एवं नागरिकों के बीच पारस्परिक व्यवहार गवर्नमेंट टू सिटीजन श्रेणी में आता है। जैसे आयकर विवरणी जमा करना, विद्युत एवं जल संबंधी शिकायतें करना इत्यादि। तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट टू सिटीजन जो ये श्रेणी के अंतर्गत सरकार और आम जनता के बीच में जो संबंध होता है उसका इसमें योगदान रहता है। इस श्रेणी के अंतर्गत सरकार आम जनता की जो सुविधाएं हैं और उनको सूचनाएं बिल्कुल डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उनका निवारण करती है। ठीक है, सरकार एवं नागरिकों के बीच पारस्परिक व्यवहार गवर्नमेंट टू सिटीजन श्रेणी में आता है। मतलब इनके बीच में पारस्परिक व्यवहार बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और जैसे आप इसके उदाहरण है, आप आयकर विवरणी जमा करते हैं यानी ITR। अगर आप ITR जमा करते हैं और या फिर आप विद्युत एवं जल संबंधी शिकायतें करते हैं तो ये सब जितनी भी सेवाएं हैं ये G2C यानी सरकार से जनता तक या गवर्नमेंट टू सिटीजन श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है G2B यानी सरकार से व्यवसाय तक यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार व्यापार जगत से संपर्क कर लेन देन करती है, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग तथा सीमा में उत्पाद शुल्क संबंधी प्रकरण इत्यादि। ठीक है, इस श्रेणी के अंतर्गत सरकार व्यापारियों से संपर्क करती है। ठीक है, व्यापार जगत से। ठीक है, ये सरकार और व्यापार जगत के बीच संपर्क का माध्यम है। ठीक है,
इसके अंतर्गत गवर्नमेंट टू बिजनेस श्रेणी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत सरकार व्यापार जगत से संपर्क कर लेन देन करती है, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग तथा सीमा व उत्पाद शुल्क संबंधी प्रकरण इत्यादि। यहाँ कोई सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है, या कोई कर है और बैंक संबंधी लेन देन है, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है G2E यानी सरकार से कर्मचारी तक, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसमें सरकार अपने कर्मचारियों यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय से संप्रेषण करती है, ठीक है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी सरकार का इसमें संपर्क किससे होता है? सरकारी कर्मचारियों से, ठीक है, और इनके बीच में ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है इस श्रेणी के अंतर्गत, यानी सरकार से कर्मचारी तक, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसमें सरकार अपने कर्मचारियों से संप्रेषण करती है, यानी सरकार और कर्मचारियों के बीच में संप्रेषण, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है C2C नागरिक से नागरिक तक। अब इसमें सिटीजन टू सिटीजन श्रेणी में नागरिकों के पारस्परिक संपर्क होता है, ठीक है। इसमें नागरिकों के बीच पारस्परिक संपर्क होता है और सूचनाओं का आदान प्रदान एक नागरिक से दूसरे नागरिक के बीच होता है, यानी नागरिकों के बीच में आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है इस श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। ये भी सब ई गवर्नेंस की शाखाएं हैं। आगे चलते हैं। हाँ, इन उपरोक्त श्रेणियों का विकास कर प्रशासन का उपसर्ग ई दक्षता यानी एफिशिएंसी, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, संवर्धित सेवा, एडवांस्ड सर्विस, ठीक है, एनहांस्ड सर्विस जैसे तत्वों को हासिल करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसमें जो ई गवर्नेंस है, उसमें ई गवर्नेंस यानी जो ई उपसर्ग है, अगर ये ई गवर्नेंस अपने लक्ष्यों को जब प्राप्त कर लेता है तो उस ई का कई मायनों में अर्थ निकाला जा सकता है, जैसे कि दक्षता यानी इफिशिएंसी, सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट, प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस, और आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और संवर्धित सेवा यानी एनहांस्ड सर्विस जैसे तत्वों को हासिल करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा सकता है। और अगर ये ई गवर्नेंस अपने लक्ष्य में कामयाब होती है तो इस ई के कई अर्थ बन सकते हैं, जिनको अभी हमने देखा। इस ई गवर्नेंस यानी ई गवर्नेंस के माध्यम से इफिशिएंसी यानी सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता, आर्थिक और सामाजिक विकास यानी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, संवर्धित सेवा, एनहांस सर्विस जैसे तत्वों को हासिल करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं ई गवर्नेंस के लाभ, ठीक है। ई गवर्नेंस के क्या लाभ हैं? ई गवर्नेंस नागरिकों एवं व्यवसाय के लिए सुगम एवं लागत हितैषी है। इसके माध्यम से बिना समय, ऊर्जा एवं पैसा गंवाए बेहद अद्यनूतन सूचना प्राप्त हो जाती है, यानी बहुत सी नवीनतम सूचना बिना धन, बिना ऊर्जा और बिना समय गंवाए प्राप्त हो जाती है। ई शासन के लाभों में शामिल है दक्षता, बेहतर सेवाएं, लोक सेवाओं तक बेहतर पहुंच और अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही। अगला पॉइंट, सरकारी विभागों की संगठनात्मक, कार्यात्मक एवं प्रक्रियात्मक सूचनाएं। अगला पॉइंट, विकास परक एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं का विवरण। अगला पॉइंट, आदेश पत्रों की उपलब्धता एवं भरे हुए पत्रों की स्वीकार्यता। अगला पॉइंट, पंजीकरण सुविधा, पंजीकरण भी ऑनलाइन किया जा सकता है। अगला पॉइंट, दस्तावेजों की प्रतिलिपियां निकाली जा सकती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, इसके कुछ अन्य लाभों को देखते हैं। ऑनलाइन मंडी, नीलामी एवं बिल जमा की सुविधा, जो हम पहले दे चुके हैं। अपराधियों, भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों तथा करदाताओं के संबंधित विवरण, ठीक है। इससे प्रशासन प्रणाली इतनी पारदर्शी हो जाती है कि अपराधियों यानी जो भ्रष्ट लोग हैं उनके बारे में भी इससे पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला पॉइंट, शिकायत पंजीकरण तथा निस्तारण। अगला पॉइंट, प्रबोधन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन की नियमित एवं निर्धारित प्रक्रियाएं। अगला पॉइंट, कागजी कार्रवाई में कमी आती है और बाबू राज पर अंकुश लगता है। अगला पॉइंट देखते हैं।
अधिकारियों के व्यक्तिगत दौरों, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रत्यक्ष नियंत्रण का स्थान दूर बैठ वार्तालाप ने ले लिया है। ठीक है? अब दूर से भी एक दूसरे से संपर्क स्थापित किया जा सकता है और कार्य पूरे किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट, नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक हो गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक ही प्रकृति के कार्यों को बार-बार करने के बजाय निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रमों के रूप में विकसित किया जाता है। ठीक है? यानी कार्यों की प्रकृति भी इससे बदली जा सकती है। ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं ई गवर्नेंस के जोखिम और आलोचना। ठीक है? हर टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसान भी होते हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ई गवर्नेंस के क्रियान्वयन एवं निर्माण निर्माण में कई चिंताएं एवं सबल कारक अंतर्निहित हैं। अब वो क्या-क्या हैं देखते हैं। अत्यधिक निगरानी, सरकार एवं इसके नागरिकों के बीच बढ़ता संपर्क दोनों तरीके से कार्य कर सकता है। एक बार ई गवर्नेंस विकसित होना शुरू हो जाती है और बेहद परिष्कृत बन जाती है तो नागरिकों को व्यापक पैमाने पर सरकार के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संपर्क करने के लिए बाध्य किया जाएगा। संभावना है कि इससे नागरिकों की निजता भंग होगी। सरकार एवं नागरिकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से अत्यधिक सूचनाओं का आदान-प्रदान निरंकुश व्यवस्था को पल्लवित कर सकता है। सरकार अपने नागरिकों की असीमित सूचना को प्राप्त कर सकती है और इस प्रकार नागरिक की निजता पूरी तरह समाप्त हो सकती है। ठीक है? तो इसके कुछ दुष्प्रभाव भी इसके हो सकते हैं, जैसे कि निजता का अधिकार हर मनुष्य को है, तो इससे निजता की समाप्ति हो सकती है। ठीक है? प्राइवेसी प्राइवेसी इससे ख़त्म हो सकती है, क्योंकि सरकार हर चीज़ का अगर सूचना अगर सरकार सरकार हर सूचना को माँगना चाहे, हर सूचना प्राप्त करना चाहे, तो हर सूचना को देने के लिए हर नागरिक को बाध्य होना पड़ सकता है। ठीक है? तो इससे निजता का हनन भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं लागत। ई गवर्नेंस में इससे संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास एवं क्रियान्वयन में अत्यधिक धन व्यय होता है। देखो, ई गवर्नेंस एक महंगी तकनीक है, जिसमें बहुत सारे धन की आवश्यकता हो सकती है। इसमें धन का व्यय हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। सभी की पहुंच में ना होना। ई गवर्नेंस से तात्पर्य लगाया जाता है कि सरकार की सूचना एवं सेवाओं तक सभी नागरिकों की पहुंच हो सकती है, और जो एक लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी नागरिकों तक स्वतः सूचना एवं सेवाओं को प्राप्त करने की स्थिति में हैं। ठीक है? अब देखिए, ये सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और ई गवर्नेंस के द्वारा यह संभव है कि सभी नागरिकों तक सारी सूचनाएं पहुंचे, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि इतना साधन संपन्न देश हमारा देश नहीं बना है कि सभी नागरिकों तक ये सूचनाएं सेवाएं ई गवर्नेंस के माध्यम से पहुंच जाएं। ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं। तकनीकी उपकरणों की मुश्किल प्राप्ति। ई गवर्नेंस में कंप्यूटर, बेतार, संजाल, सीसीटीवी, ट्रैकिंग तंत्र, टीवी और रेडियो जैसे उपकरणों का प्रयोग शामिल होता है। विकासशील देशों में इस प्रकार की जो तकनीकियाँ अपनाना एक समस्या हो सकती है। ठीक है? जैसा हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि इसमें कई सारे साधनों की आवश्यकता होती है, उसमें तकनीकी उपकरण भी शामिल है। ठीक है? इसमें कंप्यूटर, बेतार, संजाल, सीसीटीवी, ट्रैकिंग तंत्र, टीवी और रेडियो जैसे उपकरणों का प्रयोग शामिल होता है, जो कि विकासशील देशों में इस प्रकार की तकनीकियाँ को अपनाना पूरी तरीके से मुमकिन नहीं है। इसमें कई समस्याएँ हो सकती हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है पारदर्शिता एवं जवाबदेही का असत्य बोध। ऑनलाइन सरकारी पारदर्शिता द्विअर्थी प्रतीत होती है, क्योंकि इसे स्वयं सरकार नियंत्रित करती है। सूचनाओं को इंटरनेट साइट से लोगों के लिए रखना या हटाना सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ, न्यूयॉर्क शहर में 11 दिसंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने अपनी सरकारी वेबसाइट से राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अधिकतर सूचनाएं हटा दी। ठीक है? तो इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का असत्य बोध यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सरकार के नियंत्रण में या ई गवर्नेंस भी सरकार के नियंत्रण में होती है, और सरकार सूचनाओं को अपने
सूचनाओं को अपने योजना अनुसार वेबसाइट से हटा सकती है और कौन सी सूचना जनता को देनी है या नहीं देनी है, इसका भी निर्णय सरकार ही करती है। ठीक है, तो इसमें पारदर्शिता का इसमें हनन होता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि न्यूयॉर्क शहर में जो 11 दिसंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने अपनी सरकारी वेबसाइट से राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अधिकतर सूचनाएं हटा दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ई गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत। ठीक है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत। भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के दशक के दौरान चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित डेटा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिए आईसीटी के अनुप्रयोगों पर ध्यान देने के साथ हुई। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत 1970 में हुई थी भारत में। आगे चलते हैं। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में हुई थी। यह भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र यानी एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च एनआईस यानी निकनेट, एनआईसी एनईटी निकनेट, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क एक क्रांतिकारी कदम था। ठीक है, तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च निकनेट यानी राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क एक क्रांतिकारी कदम था। ठीक है, तो ये बिंदु है भारत में ई गवर्नेंस के बारे में। आगे चलते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर। भारत ने वर्ष 2000 से ही ई गवर्नेंस से संबंधित विषयों पर काम करना आरंभ कर दिया था। इस वर्ष भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार्य संपादन प्रक्रिया से संबंधित कानून को क्रियान्वित किया। इसे आईटी एक्ट 2000 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2003-07 के बीच लागू किए गए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस एक्शन प्लान को मंजूरी दी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ई गवर्नेंस के लिए एक स्थायी धरातल तैयार करना था। 10 नवंबर 2005 में भारत सरकार द्वारा indian.gov.in नामक वेबसाइट की शुरुआत की गई। यह वेबसाइट देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो आईटी एक्ट 2000 के नाम से जिसे जाना जाता है, वर्ष 2000 से ही इसमें इस क्षेत्र में काम भारत में शुरू हो चुका था और भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार्य संपादन की क्रिया से संबंधित कानून को क्रियान्वित किया। इसे आईटी एक्ट 2000 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सरकार ने 2003 में से 7 के बीच लागू किए गए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस एक्शन प्लान को मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य ई गवर्नेंस के लिए एक स्थायी धरातल तैयार करना था। 10 नवंबर 2005 में भारत सरकार द्वारा indian.gov.in नामक वेबसाइट की शुरुआत की गई। यह वेबसाइट देश के सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम राष्ट्रीय ई शासन योजना। ठीक है, जो कि भारत सरकार की योजना है। राष्ट्रीय ई शासन योजना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान यानी एनईजीपी, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध कराना है। यह योजना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो
राष्ट्रीय ई शासन योजना जो कि भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध कराना है। यह योजना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाई गई थी। आगे चलते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय ई शासन योजना से संबंधित बिंदुओं को देखेंगे, यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक शासन से संबंधित योजना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक शासन योजना। ठीक है, इसका जो संक्षेपार है यानी जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो है NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम। ठीक है, सिद्धांत है इसका पब्लिक सर्विस क्लोजर होम। ठीक है, यानी जो पब्लिक सर्विस है वो बिल्कुल घर तक लोगों तक पहुँचे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 18 अगस्त 2006 को इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय ई शासन योजना की। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, स्थान ऑफिसेज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, यानी भारत के संपूर्ण भारत में इसके ऑफिस फैले हुए हैं, इसके कार्यालय संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं। सेवित क्षेत्र इंडिया, भारत की ये योजना है। हाँ, यानी प्रेसिडेंट एंड CEO NGD ये है मिसिज राधा चौहान IAS। ठीक है, ये तत्कालिक हैं जब ये डेटा तब के जबकि मैंने लिए हैं ये। अगला है पैतृक संगठन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो इसकी जहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह इसके अंतर्गत योजना चलाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है। और इसका जो जाल स्थल है यानी जो नेटवर्क जो इसकी वेबसाइट है वो है, हाँ, तो इसका जो जाल स्थल यानी इसकी जो वेबसाइट है वो है daiti.gov.in। ठीक है, daiti.gov.in। और यहाँ पर एक इसको मैं अपडेट करना चाहूँगा, जो इसके जो वर्तमान CEO हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के वो है अनूप कुमार अग्रवाल। ठीक है, जो प्रेजेंट है ये तत्कालीन थे, और जो प्रेजेंट हैं जो प्रेजेंट CEO हैं वो हैं अनूप कुमार अग्रवाल। ठीक है, अनूप कुमार अग्रवाल। ठीक है, तो इसके जो प्रेजेंट CEO हैं वो हैं अनूप कुमार अग्रवाल। ठीक है, और जो इसकी तत्कालीन थी ये मिसिज राधा चौहान, ये तत्कालीन थी। ठीक है, और जो इसके प्रेजेंट CEO है वो है अनूप कुमार अग्रवाल। ठीक है, तो अब इसके पॉइंट लगभग क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, स्थापना ये इसका जो संक्षेप में है इसको NGP कहते हैं। सिद्धांत इसका पब्लिक सर्विस क्लोजर टू होम है, और स्थापना इसकी 18 अगस्त 2006 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थान ऑफिसेज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, यानी ऑल ओवर इंडिया में इसके ऑफिसेज कार्यालय फैले हुए हैं। सेविस क्षेत्र इसका इंडिया है, और इसके जो प्रेसिडेंट या CEO हैं, जो प्रेजेंट CEO हैं वो हैं अनूप कुमार अग्रवाल। तत्कालीन जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय मिसिस राधा चौहान इसकी अध्यक्ष थी या CEO थी। पैतृक संगठन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका जो पैतृक संगठन है। और इसके अलावा इसका जो वेबसाइट है वो है daiti.gov.in। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इसका संदेश चित्र है। ठीक है, इसका लोगो समझ लीजिए आप, कुछ इस तरीके से है इसका ये संदेश चित्र है। इसमें लिखा है नेशनल ई गवर्नेंस योजना और एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए, ये इसका संदेश वाक्य है। पब्लिक सर्विस क्लोजर टू होम, यानी एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। ठीक है, ये इसका संदेश चित्र और संदेश वाक्य। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं डिजिटल इंडिया पहल।
इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भारत की को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिजिटल इंडिया के केंद्र में तीन मुख्य क्षेत्र हैं। प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधा के रूप में बुनियादी ढांचा, गवर्नेंस एवं मांग आधारित सेवाएं, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसके निष्कर्ष को। निष्कर्ष, ई गवर्नेंस सेवाएं भारत में गति पकड़ रही हैं, लेकिन सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल डिवाइड को कम करने की आवश्यकता है। ई गवर्नेंस उपायों की सफलता काफ़ी हद तक हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता पर निर्भर करती है और निकट भविष्य में 5G तकनीक का देशव्यापी प्रसार हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, ई गवर्नेंस का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1969 अमेरिका में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत नागरिकों को सूचनाएं और सेवाएं किस माध्यम से प्रदान की जाती हैं? तो ये हैं विद्युत व सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। विद्युत व सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1970 के दशक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1977 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निकनेट क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? तो निकनेट है राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क और इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। ठीक है, इसके माध्यम से ही भारत में बेतार तकनीक का विकास हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 18 अगस्त 2006 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली। ठीक है, ठीक है, तो ये थी ई गवर्नेंस से संबंधित जानकारी, जिसमें इन प्रश्नों को फिर से देख लीजिए। ई गवर्नेंस योजना का मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत 18 अगस्त 2006 और निकनेट राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क है, स्थापना 1987 और ई गवर्नेंस का प्रयोग सर्वप्रथम 1969 में अमेरिका में हुआ था। ई गवर्नेंस के अंतर्गत विद्युत और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत 1970 में हुई थी और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना यानी NIC 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये थी ई गवर्नेंस से संबंधित जानकारी, जिसकी स्लाइड आप एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपके परीक्षा में बहुत काम आएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे। आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। व्यू आ रहा है लेकिन सब्सक्राइबर आपको बढ़ाना है, तभी मेरा हौसला बढ़ेगा और आप तक मेरी पहुंच और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा।
तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अध्ययन को जारी रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।